वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सुहेल बड़ाई साहब के साथ जो सवाल करना चाहता था वो सिर्फ इतना है, वो कौन सा ऑथर है सुहेल साहब जिसने आपको इम्प्रेस किया? क्योंकि आप बुक्स बहुत शौक से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इसका जो इम्पैक्ट है आपकी पर्सनालिटी पे क्या आया, वो ऑथर जिसने आपकी शख्सियत तब्दील कर दी? देखिए, मैं अदना सा एक तालिब इल्म हूँ और जो है हर तहरीर असर छोड़ती है। मैं अगर कोई एक किताब तो नहीं होगी, मुख्तलिफ एक वक्त में एक किताब पसंद आती है, फिर उससे बढ़ के कोई किताब आ जाती है, फिर उससे बढ़ के आ जाती है। दुनिया में लोग ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि ये कहाँ से इंफॉर्मेशन इस तरह से। जहाँ तक आप बात करें ना कि सहाफ़त, देखिए वैसे तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सहाफ़त। सवाल करे उल्टे सीधे जवाब ले। राना साहब को देखा है। अच्छा, उल्टे सीधे सवाल करें, उल्टे सीधे जवाब ले, दो तीन तल्ख बातें करें, दो तीन सख्त बातें करें, और प्रोग्राम हो गया। लेकिन देखो, गुजारिश है जब आप बात करें, असल बात है कि कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी, और उसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन देनी है। ये सब कुछ आपको सिखाता है आपका पस मंज़र। आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या सीखा है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। फ़र्ज़ करें अब हम हर रोज़ ईरान पे बात कर रहे हैं, ठीक है, हर रोज़ हम गज़ा पे बात कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ईरान की हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिन्होंने गज़ा के बारे में एक्चुअली जानते होंगे। अगर मैंने पाकिस्तानी जर्नलिज्म को मैं बिल्कुल अमेरिका के मुकाबले का समझता हूँ, सिर्फ एक कमी है, वहाँ पे हर रिपोर्टर जो है उसके टेबल के सामने 10 लेटेस्ट किताबें पढ़ी होंगी और यहाँ नहीं होती। ये फ़र्क है कि वहाँ ये हो ही नहीं सकता कि आप फ़र्ज़ करें वहाँ वाइट हाउस को एक बंदा रिपोर्ट कर रहा है, तो उसको वाइट हाउस की सारी हिस्ट्री, क्या क्या प्रेसिडेंट्स ने किया है, क्या क्या लिखा है, वो याद होगी। अपने शोबे के बारे में, मसलन मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में अगर मैं ना जानूं तो मुझे कोई हक नहीं है पॉलिटिक्स पे बात करने का। तो आपकी तो खासियत ये भी कि जब इलेक्शन ट्रांसमिशन में आप बैठे हुए थे तो आप जितने कैंडिडेट उस इलाके के होते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी के, आपको उन सबकी हिस्ट्री और उनकी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे थी, जो आपके तज्जिए को बहुत मुख्तलिफ बनाते हैं। हर तालिब इल्म को ये जानना चाहिए। जब आप इलेक्शन की नशरियात में बैठे हैं तो ये तो बुनियादी ज़रूरत है ना कि आप उनके बारे में हम तो उस 6 महीने तो उनके खानदान की हिस्ट्री 6 महीने से हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं। एक एक कैंडिडेट को हम जो है स्टडी करते हैं, तो वो मौका होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि देखिए, जो भी हम बात करें, असल तो बात है कि उसके पस मंज़र से आगाही हो और फिर उसका पूरा पेश मंज़र पेश करें। और ये जो हमारे यहाँ जर्नलिज्म है, इसीलिए दुनिया के आप देखें कि जो अमेरिका और बरतानिया और ये सेम स्टाइल है, हमारा भी उनका भी, सवालों का भी, हार्ड टाक यहाँ भी है, हार्ड टाक वहाँ भी है, वहाँ भी तलखियाँ होती हैं, वहाँ भी झगड़े होते हैं। सिर्फ ये है कि उनकी गुफ्तगू के अंदर डेप्थ ज़्यादा है। हमारी गुफ्तगू अभी सबकी, इंक्लूडिंग मैं, हाँ, हमारी सबकी गुफ्तगू बड़ी हल्की है। साहब, हमारा जो मीडिया है, अगर आप ये रिसेंट जो एक वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, इसमें हमने बहरहाल एक मार्क बनाया था, और ये दुनिया भर में, मुझे नहीं पता कि दुनिया इसको कैसे देखती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूर कहा गया कि जो पाकिस्तानी मीडिया का स्टैंडर्ड है वो इंडियन मीडिया से बहुत बेहतर है। आपका क्या वो वहाँ पे लोग पढ़ते नहीं हैं? अगर इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग हम कहते हैं नहीं, तो देखो, गुजारिश ये है कि अगर तो नफरत और लड़ाई और एक दूसरे के मुकाबला है तो उसमें तो हम हो सकता है जीत गए हों, लेकिन इंडियन मीडिया में कितनी की गहराई है जिससे आप मुकाबला कर रहे हैं? वहाँ वो भी बहुत हल्का है। वहाँ भी इसी तरह की हमारे यहाँ है, तो हाँ, कोई मेरा ख्याल है कोई उनसे कोई अगर हम जीत गए हैं तो उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ही झूठ बोल रहे थे। वो इतने झूठ बोल रहे थे कि उसके मुकाबले में हमारा थोड़ा सा जो सच है
वो भी मौसर था। तो उसका मेरा ये ख्याल है कि उससे कंपेयर ना ही करें। तो नहीं कंपेयर नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मकसद नहीं, वो यही था सिर्फ कि वहाँ भी वो सिर्फ लोग ये चले फर्क था कि उन्होंने देखो ना ये बोला कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर में ये हो गया, उनको ना पता जोग्राफिए का, ना उनको पता कि क्या। तो इस तरह की हमाकतें करने के बाद फिर उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहनी थी। तो कम से कम हमारे एंकर्स ने इतनी दानिश से जरूर काम लिया कि दिल्ली में जहाज नहीं उतारे। दिल्ली को उड़ाया भी नहीं। ये जो यूट्यूब पे झूठ है या ये जो जिस डेप्थ की बात की जा रही है, ये तो बिल्कुल आम है। वहाँ तो ये बड़ा आसान है कि पैसे तभी आप कमा सकते हैं जब आप सेंसेशनलाइज करेंगे चीज़ों को, और सेंसेशनलाइज करने के साथ साथ आप कोई भी चीज़ बोल दें जिसका ना कोई सर हो, ना पाव हो, ना लॉजिकली वो बात हो सकती हो। जिस तरह भी हम 2 दिन पहले एक बात कर रहे थे, एक मुलाकात की बात कर रहे थे, तो बोलेगा लॉजिकली की पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी नहीं, बोला अगर जा रहा है। इजाजत दें आपसे इस बात का जवाब देने के लिए, गुजारिश ये है कि इसके लिए भी सोसाइटियाँ खुद एहतसाब करती हैं। मसलन फर्ज करें, मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं ईद से पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे, और बड़े बड़े टॉप के हमारे कुछ एंकर्स ने कहा है। अब सोसाइटी में क्या होता है, अमेरिका में, बरतानिया में या मगरब में जहाँ पे डेवलप्ड है जर्नलिज्म, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के भी इसी तरह फोरम बने हुए हैं। वो ये कहेंगे कि जनाब ये जब वो गुजर जाएगा वक्त, तो वो कहेंगे कि इस एंकर ने जनाब ये कहा था, ये झूठ था, और इस एंकर ने कहा था। तो यहाँ हमारे यहाँ वो सब भूल जाते हैं, तो फिर नया झूठ तलाश कर लेते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि अभी हमारी सोसाइटी डेवलपिंग है, नई चीज़ें हैं, यूट्यूब भी नई है, इसकी गलतियां भी नहीं हैं। तो अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर ही एक काउंटर पार्ट डेवलप होगा जो ये बताएगा कि ये सही इसकी बातें होती हैं या इसकी गलत होती हैं। वो जब चेक आएगा हम पर खुद इंडिपेंडेंट, जिस तरह रेटिंग के मीटर लगाए हुए हैं ना आपने, जिसको सब मान गए, गलत या सही हमें शक है उस पर, लेकिन सारे टीवी चैनल मानते हैं ना। तो इसी तरह जब ये एक रेटिंग मीटर या एक क्रेडिबिलिटी मीटर लग जाएंगे तो फिर सबको मानना पड़ेगा। लेकिन कई झूठ ऐसे भी होते हैं जो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा नहीं, हमारे सोसाइटी का मिजाज भी है ना ऐसा। इसमें अर्ज करूं, सहाफ़ी पूरी दुनिया में झूठ बोलते हैं। ये खाली पाकिस्तानी सहाफ़ियों का नहीं है, बल्कि यूरोप के और बाहर के सहाफ़ी जो हैं हमसे बहुत ज़्यादा बड़े झूठे हैं। उन्होंने एक मुहिम शुरू की कि जी इराक के अंदर कीमियावी हथियार पूरी, और उन्होंने बाकायदा, ठीक है, अब ईरान के खिलाफ कि जी ईरान के अंदर वो बहुत यूं है और यूं। हमारा झूठ होता है बहुत छोटा मुख्तसर सा, उनका झूठ होता है बहुत बड़ा और उसके असरात बहुत ज्यादा बड़े। कैपेसिटी है राना साहब, उनके पास ज्यादा बड़ा झूठ बोलने की कैपेसिटी है, आपके पास थोड़ा छोटा। नहीं, उसकी रीजन है, आप यहाँ पे सच बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ते, ठीक है ना। इस सोसाइटी में सच बोलना मुमकिन नहीं है। इस सोसाइटी में सच बोलने वालों को आप या तो उठा देते या फारिग कर देते या नौकरी से निकाल देते। आप में इतने हिम्मत नहीं है कि आप सच सुन सकें, इसलिए जो सच बोलने वाले होते हैं वो कसम, लेकिन सच भी तो सबका अपना है ना। नहीं ऐसा नहीं, सच अपना अपना ही होता है, लेकिन सच कड़वा इतना होता है कि सामने वाले को बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है ना। हो सकता है मेरा सच मेरा है, लेकिन मेरा सच मेरा है तो मुझे बोलने का भी हक है। ये नहीं कि मैंने आपकी मर्जी का सच बोलना है और आप मुझे बताएंगे कि मैंने क्या सच बोलना है और क्या गलत बोलना है, ठीक है ना। मैंने अपनी साथी जिंदगी में ये भी देखा है कि हम बहुत सारे ना प्रिजम्पशंस पे चल रहे होते हैं और सुनी सुनाई बातों को बहुत ज्यादा जो है ना हम उसको शायद कहीं ना कहीं अपने अंदर ये जगह दे देते हैं कि वो ठीक है। इनकी राणा साहब की बात से एग्री करते हुए डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने जिस तरह कहा कि मगरब में बहुत बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं, दुरुस्त है, ये कैंपेन्स की सूरत में या एजेंडा सेटिंग, बिल्कुल इराक वाली बिल्कुल बात सच है। इसी तरह ईरान वाली बात भी, इस्लामोफोबिया, लेकिन ये वहाँ के जो स्टैंडर्ड अखबार हैं उनके अंदर इसकी हौसला शिकनी भी की जाती है, इसका एहतसाब भी किया जाता है, इसका एहतसाब भी किया जाता है। ये आपकी बात फर्ज करें, ये इराक वाली जो बात है और इसी तरह इस्लामोफोबिया है, 10 लाख का लंदन में जुलूस निकला उसके रिएक्शन में, ठीक है। इसी तरह अब टोनी ब्लेयर को माफी मांगनी पड़ी उस YMW पे, वो जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे कम से कम ये है कि अगर कोई झूठ गलती होती है
उसके ऊपर फिर बाद में सोसाइटियाँ एहतसाब करती हैं। सुलझे मेरी अर्ज सुने, ये अभी मैं जो भी लंदन में ये ये वैसे ना बरतानिया में मुझे कहा गया है ईद शो से ज्यादा 45 political जो नहीं, ये चूंकि हमें साथियों को कहा मौका कि मिल गया ना बात ये करने का। बेलफोर डिक्लेरेशन की वजह से ये ईद सारा शो तो कुछ पीछे शुरू रह हुआ, गया ना। फलस्तीन की कत्ल, फिर जो अमेरिका के अंदर ये उन्होंने उनके ही अपने पार्लियामेंटेरियंस ने उसके खिलाफ बात की है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात भी ये देखिए कि वहां पर उस लेवल की जो एक उनका एक है यूएस के अंदर जो वो 30 साल के बाद अपनी चीजें खोलते हैं, फिर बहुत सारी वहां से सच्चाई भी सामने आ जाती है। नहीं, यानी पता भी चलता है कि ये मेरी झूठ बात बोला सुनिए, गया। मैं चूंकि मैं प्रिंट मीडिया का आदमी हूँ, ठीक है ना, पाकिस्तान का एक वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल न्यूज़पेपर रोजनामा पाकिस्तान का एडिटर हूँ मैं। जो बात ये कह रहे हैं, हमारे अखबारात भी उतने ही जिम्मेदार हैं। क्या हमारे अखबारात ने कभी कोई झक मारी है, कोई बहुत बड़ी? ये झक मारते हैं वो लोग जिन्होंने व्यूज छोटे लेने हो या पैसे कमाने नहीं, हो। उसकी वजह अखबारात से आज भी हमारा- उतने जिम्मेदार हमारे हैं। हमारा यहाँ जो गेट कीपिंग है ना, हाँ, स्ट्रॉन्ग है गेट अखबारों में। कीपिंग अखबारात में अभी तक strong मौजूद है। है, स्ट्रॉन्ग है। अब वहाँ पे एडिटर और जो आपके उसके नीचे लोग हैं वो खबर को उस सारे प्रोसेस में से गुजरते यही मैं हैं। कह रहा हूँ। तो यहाँ हमारे यहाँ अब वो प्रोसेस ना यूट्यूब में है और चैनलों में भी नहीं नहीं, बड़ा और कम सर है। आई एम सॉरी, आप अपने वज़रा को देखें ना, सुबह से लेके शाम तक झूठ बोल रहे होते हैं। इमरान खान की सेहत के ऊपर 6 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की झूठी। सहाफ़ी के तो बोलने पे हम कह देते हैं। अज़मा बुखारी ने यहाँ पे क्या नाम है, बच्चा वो गटर में गिरा, वो तो प्रेशर इतना बढ़ गया कि माफी मांगनी पड़ गई। जर्नलिस्ट ने जो जर्नलिस्ट पे इल्जाम है उस बेचारे को तो उठा लिया ना, लेकिन मिनिस्टर तो रिजाइन नहीं किया। सो इट्स अ लॉन्ग डिबेट दैट व्हाट यू गेट फॉर अदर्स एंड व्हाट यू गेट इम्प्लीमेंटेड। नहीं, मैंने शीर खुरमा हमारे घर बनता है और बड़ा क्लास का बनता है, और वो शीर तो वो खुरमा कभी लाइएगा, खिलाइएगा। व्हाट अ डाइवर्जन। मेरी सुने लेकिन लग रहा है ईद शो नहीं है, पॉलिटिकल शो हो गया ना। वो तो अब मजबूरी है, हम जब बैठेंगे तो अल्टीमेटली वो जो कह रहे थे कि हमारी जिंदगी नहीं, मैं आपको इसके अंदर शीर खुरमा गुजरी है। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन से शीर खुरमा डायरेक्ट। ये भी वो भी वैसे weapon of mass ये destruction भी ही है। mass destruction ही है ये भी वैसे तो। वही है। लेकिन मैं Human वादा rights आपसे इसलिए नहीं कर रहा, कि नहीं बनाएंगे। नहीं बनाने के नहीं, मैं आपसे वादा कर लूं और वो कहिए आपने मुझसे पूछा है कि ये मैं लेके आऊंगा या आप कितने नहीं, माशाल्लाह तो तो नहीं मैं करना कैसे भाई, मतलब इतना बड़ा रिस्क तो नहीं मैं यकीन नहीं लूंगा। आ रहा साहब, सर। हम आपको ये गुंजाइश देते हैं, आप पूछ के हमें बता दीजिएगा। हाँ, ब्रेक में पूछ ले और फिर बता दे। नहीं ये मैं पूछ के ये घर जाके पूछना पड़ेगा। नहीं देखिए, बात ये कि कुछ इजाजत है जो है ना फोन पे नहीं, नहीं, मैंने उन्होंने face to मुझसे face लेनी बात पड़ती की, है। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा नहीं जी मतलब एक जी पे भी हो सकता है वो मुतमईन ना हो, तो मैं क्या कर अब सकता तो 5G आ गया है हाँ जी। साहब, अब तो फिर हालांकि मामला- बतौर कौम हम फिर हैं क्या जी आपके लव मैरिज है? सर ये हादसा कह रहा हूँ, ये जो ये शादी है, खूबसूरत हादसा, हसीन हादसा। हाँ, ये खूबसूरत जरूरी है हादसा। हादसे के साथ सीन। ये शादी के बाद लव हुआ। अच्छा, ये तो हमारे हाँ, सब लेकिन जैसा। मैंने बेगम को ये तो सब ये कोई हमारी नौखा काम सबकी नहीं है। कहानी है। हाँ जी हाँ, लेकिन मैंने ये जो लव हुआ ना, बेगम को पता नहीं चलने दिया कि हाँ छुपा के रखा। हाँ, अपने दिल में छुपा के रखा। मैं कहा उन्हें पता चल जाए। मेरी तो शायद खैर है, अगर आप उनको बता देते तो इतनी जी की आपको जरूरत ना नहीं पड़ी। नहीं, मुझे मैंने कहा पता चल गया, मेरी तो खैर है, और जिसके साथ है उसकी कहीं ना टिंड हो जाए, तो इसलिए मैंने एहतियातन की कि वैसे मोहब्बत करनी चाहिए सर, शादी से पहले शादी के बाद, लेकिन बेगम को नहीं पता चलना चाहिए। मैं आपको एहतियातन बता रहा हूँ। अगो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ है, तुसी जिवे करो, मैं तो मेरा काम क्योंकि है। क्या है। उसके क्या नुकसानात क्या है वो समझा देना। ये देखें, ये जो मेरे बाल कम नजर आ रहे हैं आपको, आप समझ रहे हैं कि ये हालात की वजह से कम हुए? प्यार मोहब्बत की वजह से इसकी वजह क्या है? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बेगम मेरी ना ऊंची एड़ी वाला सैंडल ना ले। आप नहीं लेके देते। नहीं लेके देता। मेरी कोशिश होती है कि वो सॉफ्ट सी हो और नरम सी हो, प्लास्टिक की ना हो, है नरम हो ना। नरम हो, हाँ, फोमी नहीं तो टाइप। काम नहीं तो मुड़ के करदा फिर टकोर दे फायदा की, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि बंदा हाथों ले ये रखे। राणा साहब के बिल्कुल हालात ठीक है। ये जरा वैसे रवायती हमारे अगला प्रोग्राम- शौहरों की जो आदत होती है, हाँ, ये वो उसके बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं वैसे मैं ही मान रही, हमारे खानदान में एक तंजीम है अंजुमन गुलामान बेगमात। अच्छा, आप उसके मैं सदर हैं। उसका चेयरमैन सदर। हूँ, नहीं चेयरमैन हूँ, बहुत अच्छी बात। मैं उसका चेयरमैन हूँ और बाकायदा सबसे members कामयाब हिकमत अमली यही है। भाई देखे मैं अंदरून का रहने वाला हूँ। मैंने एक आर्ट सीखा कि उत्थे दा जेड़ा सब तो बड़ा पहलवान होए ना, ਉਹਨੂੰ रोज को पहलवान जी की हाल है जनाब, सोने लगन दे हो, को रोटी छोटी को भाई घर का पहलवान बीवी है, ठीक है ना, उसको आप रोज सलाम करें, उधर बना के रखो ना। जी। आपने उसी घर में रहना है भाई, तो आप अगर उससे बना के नहीं रखेंगे तो फिर आप तो आपका तो क्योंकि आपके मियाँ भी इसी स्ट्रेटजी पे अमल कर रहे हैं बतूल साहिबा।
ہاں مجھے یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک دفعہ ڈسکشن میں انہوں نے کہا کہ یو آر انٹیریئر منسٹر آف مائی ہاؤس. تو جو انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی پالیٹکس میں بہت پاورفل ہوتی ہے. تو اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بٹ ہی از اسٹل پرائم منسٹر. ہاں مطلب اچھا میں آپ کی بات ابھی میں آپ کو نا اپنی بیگم کا نمبر ڈائل کروں گا تو اوپر آئے گا اسٹیبلشمنٹ, ٹھیک ہے. میں نے اس کا نام اسٹیبلشمنٹ جو اصل حکمران ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا میں تو بچوں کے سامنے ڈیموکریٹک وزیر اعظم ہوں, گھر میری بیگم نے چلانا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے بھائی. کتنی ڈیموکریسی ہے آپ کے گھر میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دیکھیں نا ہر دفعہ وہاں اسٹیبلشمنٹ اور ڈیموکریسی مل کے چلتے مل کے چلتے ہیں. اچھا ویسے جیسے ہائیبرڈ ہے. ابھی جیسے سر کہہ رہے تھے نا کہ ہسبینڈس کی عادت ہوتی ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتا, بٹ میں نے دیکھا ایکچولی بیویوں پہ جوکس کرتے رہتے ہیں, بٹ میں نے ہارڈلی کسی بیوی کو دیکھا کہ وہ جوکس کرے. مطلب مجھے ایکچولی نہیں ہسبینڈ پر جوک کرنا آتا. جوک بنا دیا ہوگا تو آپ کیوں جوک کریں گے. تو مجھے بیٹھے ہیں کہاں سے جوک نظر قسم سے اتنے فٹ آدمی ایسے سہمے میں بیٹھے جیسے کہنے میں بارش کے بعد کوئی چیڑا نہیں درخت کے نیچے چھپا ہوتا ہے. سہمے ہوئے اگر سہما آدمی ایسے ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں اچھا ایک باقی دفعہ ایک کیسے ہوں گے. انسیڈنٹ ہوا, میں یقین سے کہہ رہی ہوں کہ میں ایکچولی ایسی ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کچھ معاملوں پہ ناراض نہ ہوں, کیونکہ ہوتا ہے کچھ رشتے آپ کی زندگی جیسے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, کسی سے برا نہیں لگ جائے. تو یہ کسی سے ڈرنا نہیں ہوتا, رسپیکٹ ہوتی ہے. اب رسپیکٹ کو کچھ لوگ اگر سمجھ لیں کہ آپ ڈومینیٹنگ ہے, انٹیمیڈیٹنگ ہے, تو وہ آپ کو پرسپیکٹیو ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس رشتے میں رسپیکٹ از دا اونلی کمفرٹ دیٹ وی کین انجوائے آن. تو ایک دفعہ ہم ایک جگہ پہ تھے, تو قاسم کہیں سے ٹریول کر کے آئے, تو میں نے ان کو اشارے سے کہا کہ چائے پی لو, تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پینا. تو کسی نے ہمارا کانورسیشن نوٹ کیا نا, تو جب اچھا اس نے وہ نہیں پی رہا تھا چائے, لیکن اس نے میرے کہنے پہ پی لی. مجھے کسی نے کہا یار تمہارا ہسبینڈ تم سے بہت ڈرتا, اس کو کہنے پہ چائے پی لی. میں نے کہا یار ایک بندہ تھکا ہوا ہے, میں اسے کہہ رہی ہوں یو نیڈ اٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس جسٹ دیٹ یو رسپیکٹ ایچ ادر. رسپیکٹ تو اتنی عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ میں نے شادی کو اپنا نام نہیں بدلا, مجھے کوئی ایسی خواہش کبھی ہوئی کیونکہ ڈاکیومنٹس چینج کرنے پڑتے ہیں نا. ڈاکیومنٹس کے علاوہ بھی مطلب میری اپنے تو جاب بھی کرتی تھی, کام کر رہی تھی, جب میری شادی ہوئی تب بھی, اور مجھے اپنا نام پسند ہے, میں کبھی بدلنا نہیں چاہتی تھی. تو مجھے نوشاد کے ایک دوست ایک دفعہ مل گیا, انہوں نے کہا کہ آپ سویرا شامی کیوں ہیں اب تک. میں کہا کیا ہونا چاہیے, ان کا سویرا نوشاد. میں نے کہا کیوں, میرے ابو بدل گئے شادی کے بعد. اور ریلیجن میں ایسا کچھ نہیں ہے. شرعی طور پہ آپ باپ کا نام ہی لگائیں گے. ہاں آپ اپنے کلچرل پریشر زیادہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی اگر آپ ان کا. میں کہا بے شک میں نام لگا کے دل میں گالیاں دوں صبح دوپہر شام, تو میں عزت ثابت. دیکھیں میری وائف جاب نہیں کرتی, ٹھیک ہے, لیکن اس نے وہی نام رکھا ہے. میں تو خاندان میں ابو کی طرف تو رواج ہی نہیں ہے نا, میری امی نے اچھا آپا ایک بات اور بتاؤں. یہ کیا معیار اچھا نہیں میں ایک اور بات کرنے کے لیے آپ اپنی بیوی کو اگر کنیز بنائیں گے نا, آپ کنیز کے شوہر ہیں, ملکہ بنائیں گے تو آپ بادشاہ ہیں, ٹھیک ہے نا. بیوی کو آپ ملکہ بنائیں. کیا بات. اور میں یہ دیکھیں آپ بادشاہ فیل کریں, بادشاہ فیل کریں. مردوں کے لیے یہ حاصل ہے, ٹھیک ہے نا, حاصل گفتگو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیگم صاحبہ دیکھ لیں, قسم دے کے خدا کی قسم میں نے کیسی اچھی بات کر دی. انجمن غلامان بیگمات, اس کا چیئرمین ہے اس کا. تو بادشاہ بھی ہے, اور میں ممبرشپ ایسے نہیں دیتا, اللہ معاف کرے. کرنا پڑتا. ہاں میں نے کہا بھائی ایک بچہ آیا نئی نئی شادی, باقاعدہ وہ شادی میں آیا, اس نے کہا جی میں نے ممبرشپ لینی ہے. میں نے کہا نہیں, شادی میں میں نے دیکھنا ہے کہ تو نے اپنی بیگم کے جوتیاں ووتیاں اٹھائی ہیں کہ نہیں اٹھائی ہیں, اور تو نے اگر ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں, ایسے سامنے بیٹھا ہے دسو یہ بھابھی کو, اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. مطلب کیوں آپ کو آپ کے جوتے, آپ نے جوتے خود اٹھا لے یار. اور وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ مسجد تھوڑی جا رہی ہے بیگم کے وہ جوتے جو ہے تو چوری ہو جائیں. جائیں. یہ جو آپ جس بات پہ آپ مذاق کر رہے ہیں نا, بٹ یہ ایکچولی سیریس بات ہے. مطلب یہ صحیح بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو بناوٹ ہے اور جو ہم نے بنایا ہے, وہ ہماری نیچر میں ایسا ہے کہ وی ملٹیپلائی تھنگس. مطلب اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا ہسبینڈ فار ایگزامپل آپ کو رسپیکٹ دے گا, تو آپ اپنے ہسبینڈ کو اسے بہت زیادہ دے دو گی شاید جتنا اس کو نہیں چاہے گا. اور جو اب چونکہ میں تو اپنے رول کی بات کر رہی ہوں, تو میں نے ایکچولی ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ جتنی عزت دے دیتے ہو, آپ کی ضرورت سے زیادہ وہ آپ کی طرف آ جاتی ہے. نہیں ویسے بھی دیکھیں, جو آپ کی اہلیہ ہے نا, وہ آپ کی ایک اصل شناخت ہے. آپ اسے جتنا اعتماد دیں گے, دوسرے کا لباس ہے, اور جتنا آپ اسے اعتماد دیں گے, جتنا اس کو آپ وہ کریں گے, نہیں آپ کی اپنی زندگی بہت آسان ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو اس کا کمپلیکس میں رکھیں گے, اس کو آپ وہ کریں گے, تو اس سے آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے. آج کے بعد آپ کی زندگی اب آسان ہوگی. نہیں میری پہلے سے زندگی اللہ کا شکر ہے, میرا بس چلے. تو میں تو جو نوٹ ہے نا,
उसके ऊपर भी ये कॉल लिख के लगवा दूं जिसकी जिंदगी मैंने पूछा अपनी बेगम की तस्वीर लगवा दूं मैं जो भी- जो मुझे भी लग रहा मुझे था। ये लगा मैं कि जो बेगम का गुलाम नहीं वो हम में से नहीं, मैं साफ बात है भाई, मैंने तो ये मेरा कॉल है, मेरी बेगम के पैर के नीचे जन्नत है, अस्तगफुर। चाहे मेरे बच्चों की लिए। है। हाँ, हाँ, आपके हद हो बच्चों गई के भाई, लिए है। मेरे बच्चों की है तो सही ना। हाँ, है। वैसे तो आप घर जाए तो कई दफा उसके पैर के नीचे जूती भी नहीं होती, लेकिन ये कि वैसे तो जन्नत है ना, तो जिसके पैर के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है यार, वो किसी शक्ल में भी है, वो बेटी है, माँ है, बहन है, वो काबिल इज्जत और काबिल एहतराम बिल्कुल, है। बिल्कुल, ठीक है ना, मैं ये समझता हूँ। आपका हर रिश्ता आपकी इज्जत के साथ चलता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट औरत का है। हर रूप खूबसूरत है, और वो अल्लाह औरत का हर रूप जो अल्लाह है ताला ने- वो मोहब्बत और अब ना ताजीम के राना काबिल साहब है। इतनी तकरीर करने के बाद जो उन्होंने पिछली गुफ्तगू की है ना, उसको नलीफाई करने की कोशिश कर वो रहे हैं भी- क्योंकि अब अभी उनके भी घर भूल जाने का जाएंगी। वक्त करीब आ रहा है। अल्लाह की कसम, तो उन्होंने प्रोग्राम कहा खत्म कि- होने जा रहा है। मुझे हाँ, नहीं, अभी उन्होंने तो कहा मुझे कि ब्रेक का मैंने कहा जा बातें रहा कर दी है। हैं। मैं डॉक्टर साहिबा वो ब्रेक का कह रहे हैं कि मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से जब वापस आएंगे मैं चाहूंगा ये फिर मैं इसलिए पहले छोड़े जा रहा हूं, अब ईद से मुताल्लिक दिलचस्प कोई जो सवाल। वाकया है आपकी जिंदगी का ईद के हवाले से, वो मैं चाहूंगा कि मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, और वो वाकया शेयर करें जो उन्होंने पहले कभी टीवी पे या अदरवाइज किसी को बताया या सुनाया ना हो, ताकि लोग उससे महसूस हो सकें, वो अपनी ईद को उसके साथ एसोसिएट कर सकें। अभी लेते हैं।